अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं वीकेंड फैन विद अनीशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह हमारा शो देखते रहें। यकीनन आप सब लोगों के रमज़ान बहुत अच्छे जा रहे होंगे और आप भरपूर जो है इबादत भी कर रहे होंगे, रोज़े भी रख रहे होंगे और ये भी इस रमज़ान कोशिश करें कि अपने आसपास लोगों को देखें जो ज़रूरतमंद हैं, जितनी मदद कर सकें उतनी मदद ज़रूर करें। वैसे तो काफ़ी लोगों का ये कहना है कि जितनी महंगाई हो चुकी है बहुत मुश्किल है अपने घर का गुजारा करना, दूसरों की कैसे मदद करें। पर मदद करने का मकसद ये नहीं होता कि आप मतलब पूरा घर उठा के किसी को दे दें, पर अगर आप थोड़ी सी भी मदद करें शायद आपकी थोड़ी सी मदद से उसकी काफ़ी मुश्किल आसान हो जाए। अच्छा जी, हमारा शो बाकायदा स्टार्ट हो चुका है। हमारे जो गेस्ट हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं उनसे हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो भी आपको मैं बताऊंगी। सबसे पहले बताती चलूँ, हर्बलिस्ट हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करती हूँ। डॉक्टर फ़हीम इदरीसी साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। बस ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, आज हम डायबिटीज़ पे बात करेंगे और उसी के साथ साथ हम बात करेंगे हेयर फॉल पे। अच्छा, शुगर पे इसलिए भी बात करेंगे कि रमज़ान में हमें डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये होता है कि जिन लोगों की शुगर बहुत हाई हो तो उनके लिए तो वो समझते हैं कि ठीक है रोज़ा रखेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। अब जिन लोगों की शुगर एकदम से लो भी हो जाती है फ़ौरन से, उनके लिए बड़ा ख़तरनाक हो जाता है। और आज सुबह सुबह निकलते निकलते मुझे हमारे पड़ोस में एक रहते हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो उन्होंने मुझे कहा मेरे लिए दुआ करना, कल मैं गिर गया था क्योंकि मेरी शुगर और बीपी दोनों बहुत लो हो गया था, उनका रोज़ा था। तो ये वाली भी सिचुएशन होती है थोड़ी सी। उन लोगों के लिए भी ज़रूर आज हम बात करेंगे जिनको शुगर है और शुगर लो हो जाती है बहुत ज़्यादा उनकी रोज़े में, फिर उनको क्या करना चाहिए। जी नहीं, सबसे पहले तो आपको, देखने वाले नाज़रीन को, और रिडन वो नाज़रीन जो सोशल मीडिया से हमसे कनेक्टेड रहते हैं, या तो डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट के तमाम सोशल मीडिया पेजेस पे, प्लेटफॉर्म्स पे, या K21 के, सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखें, यानी बात ये है कि जब भी आप अननेचुरल एक्टिविटी करते हैं तो उसका अननेचुरल ही रिप्लाई बॉडी देती है। जो पेशेंट अंग्रेज़ी अद्वियात, मसनूई अद्वियात, चाहे इंसुलिन की शक्ल में हो चाहे टैबलेट की शक्ल में हो, लेते हैं तो उनको ये कंप्लेन होती है कि उनकी इंसुलिन बिल्कुल डाउन भी हो जाती है, यानी उनकी शुगर डाउन हो जाती है, इंसुलिन लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। अच्छा। अल्लाह ताला का निज़ाम ये है कि जब भी आप कोई भी चीज़ खाते हैं, बॉडी के अंदर जब भी ग्लूकोज आता है तो इतना ही इंसुलिन लबलबा रिलीज करता है बाय द ऑर्डर ऑफ ब्रेन। सीएनएस जो ऑर्डर करता है कि भाई इतनी इतना। आपकी ग्लूकोज आ गया, इतना आपने इंसुलिन रिलीज करना है, इतना ग्लूकोजन रिलीज करना है। उसकी ग्लूकोज से बाइंडिंग के बाद पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, यानी समझने वालों के लिए आसान कर देता हूँ, चार्जिंग की जाती है। अब जहाँ पर हम आर्टिफिशियल तरीके से, मसनूई तरीके से, गैर फितरी, गैर कुदरती तरीके से इंसुलिन या अंग्रेज़ी अद्वियात का बेदरेग इस्तेमाल करेंगे, वहाँ फ्लक्चुएशन बहुत बढ़ जाती है, सही। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन बढ़ जाती है, कम ज़्यादा कम ज़्यादा। अब इन तमाम चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। अब शुगर के मरीज़ अपने तौर पे भी इंसुलिन बढ़ा देते हैं, कम कर देते हैं, तो एक वक्त ऐसा आता है कि इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है और ग्लूकोज लेवल बॉडी में कम होता है तो मरीज़ गिर जाता है, ठंडे पसीने आते हैं। बल्कि मैं आपको बताऊं कि शुगर की वजह से इतनी डेथ रेशो नहीं है जितना इंसुलिन लेवल बढ़ जाने की वजह से और ग्लूकोज लेवल कम होने की वजह से, कि जो मसनूई अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि हम फिर नेचुरल डाइट पे आते हैं, हम नेचुरल मेडिसिन पे आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वेरी फर्स्ट डे हमारे मरीज़ की शुगर कंट्रोल हो जाती है, अंग्रेज़ी अद्वियात, इंसुलिन बंद हो जाती है, चाहे शुगर 500 प्लस क्यों ना हो। और विद इन 1 to 2 या 3 मंथ, 90 डेज़ के अंदर अंदर शुगर का मर्ज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है जी। और मरीज़ एक नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा उन लोगों के लिए भी बताएं जो डायबिटिक पेशेंट नहीं है पर रोज़ा रख के उनकी शुगर भी बहुत कम हो जाती है। ऐसे भी कुछ लोग मेरी नज़र में हैं कि वैसे वो डायबिटिक पेशेंट नहीं है, उन्होंने अपने टेस्ट प्रॉपर करवाए हुए, पर अगर वो डाइट पे जाते हैं या रोज़ा रखते हैं या किसी तरह का भी फाका अगर करते हैं, मतलब कुछ खाते नहीं हैं, तो उनकी शुगर बड़ी लो हो जाती है। देखिए, यानी उसमें एज पर केस देखना होगा कि आया इंसुलिन उसका लबलबा ज़्यादा तो नहीं बना रहा। ये जो शुगर लेवल का लो हो जाना, ये इंसुलिन का बढ़ जाना, हाइपर इंसुलिन पे जाके हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है मरीज़ को, तो वो देखना होगा। वो उसमें फिर हर हर पेशेंट के साथ एक मामला नहीं होता।
कोई और वजह भी होती है, कोई उसके डाइट के इशू हैं कि वो डाइट इस तरह की ले रहा है या वो ग्लूकोज कम ले रहा है। अब वो लोग डाइट कंट्रोल करने के चक्कर में, फेट कंट्रोल करने के चक्कर में लोग वज़न कम करना चाहते हैं, जबकि हम ये कहते हैं आप वज़न कम ना करें, आप फेट को कम करें बॉडी से। बिल्कुल। तो आप वेट लॉस एक्सरसाइज करें, वेट लॉस डाइट लें, ना कि आप वेट लॉस की तरफ जाएं। तो आप उसके अंदर आपको बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, ग्लूकोज हैं, हार्मोन्स हैं, जो विटामिन हैं, बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वो हार्मोन्स फिर रिलीज होंगे बॉडी के अंदर। तो वो जो आपके डाइट प्लान आपका अमूमन ठीक नहीं होता, तब जाके ये होता है कि इंसुलिन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है और ग्लूकोज लेवल बॉडी में कम होता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, रमज़ान में डायबिटिक पेशेंट के लिए आपके किस तरह के कोर्सेज हैं, क्योंकि सहरी में किस तरह से दवाइयाँ लेनी होती है, या फिर आपका डाइट प्लान क्या होता है किस तरह से, या फिर जिन लोगों की शुगर बहुत हाई होती है उनको आप कुछ टाइम के लिए कहते हैं रोज़ा ना रखें, या आपकी दवाइयाँ लेके वो रोज़ा रख सकते हैं, उनके लिए क्या सूरत हाल रमज़ान में होती है? रमज़ान शरीफ के अंदर मैं तो ये कहता हूँ कि जो हम 3 महीने का शुगर का इलाज करते हैं जी। रमज़ान शरीफ में जब कोई ये मरीज़ 1 माह हमारी दवा ले लेता है तो यकीन करें जो रिज़ल्ट 3 माह में मिलने होते हैं रमज़ान की बरकत से 1 माह में वो मरीज़ ठीक हो जाता है। क्योंकि इसमें जो ड्राई फास्टिंग हम कर रहे होते हैं ना, फास्टिंग रोज़ा ज़रूरी है जी। ड्राई फास्टिंग जो कर रहे होते हैं उससे बड़ा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि लबलबे को फिर उससे कुव्वत मिलती है, उसको गर्मी रिक्वायर्ड होती है, उसको कुछ फास्टिंग रिक्वायर्ड होती है, तो वो फिर जो रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की वो इंसुलिन ग्लूकोजिन वो प्रोड्यूस कर लेता है। अब उसके अंदर हम ये कहते हैं कि शुगर कितनी ही क्यों ना हो, हम फिर मेडिसिन देते हैं अपनी, उस मेडिसिन के साथ आप आराम से रोज़ा रख सकते हैं, ना सिर्फ बल्कि शुगर के मर्ज से हमेशा के लिए छुटकारा भी हासिल कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, सही है। अच्छा, देखने वालों के लिए कि आपका जैसे शुगर का कोर्स है 3 महीने का, तो रमज़ान में कुछ ऑफ होती है आपकी दवाइयों पे? क्योंकि अक्सर अमूमन होता है ना रमज़ान में कुछ परसेंट ऑफ कर देते हैं आप लोग, कुछ डिस्काउंट कर देते हैं ताकि सामने वालों को ख़रीदने में भी आसानी हो और इस्तेमाल करने में भी उनको मुश्किल ना हो, तो ऐसा कुछ होता है आप लोगों का? देखिए हमारी रमज़ान जो शुगर और हेयर फॉल इसकी जो मेडिसिन के प्राइस हैं लास्ट 3 ईयर से सेम है, मतलब वो नहीं बड़े महंगाई होने के बाद भी? होने के ओह, बावजूद। अच्छा, तो वो क्यों? क्योंकि ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि हेयर फॉल का प्रॉब्लम भी हर दूसरे तीसरे बंदे को है, क्योंकि हमारे यहाँ पानी के इशू है, हमारे यहाँ फूड का इशू है, फिर हमारे यहाँ ये बाहर आलूदगी के बड़े इशू हैं, इनकी वजह से हेयर फॉल और फिर शुगर। अब ये समझ लें कि कंपनी की मजबूरी के लिए दो चीज़ें ऐसी हैं, और फिर इस इलाज पे धोखे बहुत हैं कि शुगर का लोग कहते तो है ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म नहीं होते, मगर आप हमारे YouTube चैनल पे जाएं तो आपको पेशेंट इंटरव्यूज़ मिलेंगे, आप बहुत ज़्यादा डिटेल्स मिलेंगी आपको कि हम शुगर के मर्ज़ को किस तरह से शुगर के मर्ज़ को किल कर देते हैं, ना कि मरीज़ किसी साइड इफ़ेक्ट और किसी वजह से मज़ीद बीमारियों का शिकार होता है। क्योंकि होता ये है कि जो शुगर का ख़ास तौर पर मरीज़ होता है वो 10 बीमारियां और पैदा कर लेता है अंग्रेजी या मसनूई अद्वियात के साथ। तो पहले तो हम वो बंद करवा लेते हैं, ठीक है। और उन अद्वियात के जितने भी साइड इफेक्ट हैं वो जाहिर करने की अद्वियात नहीं, भी पर वो हमारी इतनी अद्वियात में शामिल होती हैं। बट मैं आपसे ये भी बात करना चाहूँगी, हो सकता है कि कुछ लोगों का सवाल हो कि वो दवाइयों की तो एक आदत हुई होती है और थोड़ी हैवी डोज होती है, उन्हीं से शुगर उनकी फ़ौरन कंट्रोल होती है, फिर वो एकदम से आपकी दवाइयाँ के इतनी जल्दी वर्क करते हैं कि फ़ौरन कंट्रोल कर ले, क्योंकि हो सकता है लोगों का ये सवाल हो कि हमारी तो इतनी हाई है कि हम वो दवाइयाँ लेते हैं तो फ़ौरन कंट्रोल होती है। अब क्या पता हर्बलिस्ट हैं, इनकी दवाइयों का एक लोगों का जहन बना हुआ होता है ना कि ये थोड़ा स्लो जो है वो इलाज होता है, तो उनके लिए थोड़ा सा गाइड उनको कर दें। उसमें मैं ये कहता हूँ कि आप 1 हफ्ते की दवा लेके आजमा लें, आपको रिजल्ट नज़र आ जाएगा इंशाल्लाह। अब होता ये है कि हम लोग बस हर्बलिस्ट को या होम्योपैथ के लिए हमारा जो है वो जहन बन चुका होता है। जी बिल्कुल ऐसा ही तो है। जहन आपको थोड़ा सा हटाना होगा। आप अगर किताबें नहीं पढ़ पाते तो अगर ड्रामा देख लें कि तबीब की इंसानी ज़िंदगी में इस्लामी रियासत के अंदर क्या किरदार है, कि इवन के हुकूमतों के फ़ैसले भी हकीम हुक्मा किया करते थे, क्योंकि उनकी खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक अटैचमेंट थी, एक रूहानियत थी, एक मामला थे, वो अब हम आने वाले जदीद तबीब में नहीं रह जाए, यही वजह कि रिज़ल्ट लेट आता है। तो हम ये कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ शुगर कंट्रोल होती है, शुगर के मर्ज से छुटकारा होता है, बल्कि जो इतने अरसे जो हैवी डोजेज और ये तमाम मेडिसिन ली होती हैं इसको भी ये
जितने भी बद असरात हैं वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मरीज़ पहले हफ्ते में ही एनर्जेटिक फील करता है। आप देखें शुगर के मरीज़ों को बहुत सारी कमज़ोरियाँ होती हैं बिल्कुल। कि मिसाल के तौर पे वो बच्चे नहीं कंसीव कर पाते, चाहे ख़वातीन हो या मर्द हो, या वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग नहीं कर पाते, उनको फिर हेयर फॉल भी शुरू होता है, उनकी बॉडी में 10 बीमारियाँ शुरू होती हैं। सबसे बड़ी वजह अंग्रेज़ी अद्वियात है। और फिर वो 10 बीमारियों की मज़ीद इलाज कर रहे होते हैं, वो एक थैला भर के दवाएँ ले रहे होते हैं, और जितना मर्ज़ पुराना होता जाता है मरीज़ जितनी अंग्रेज़ी दवा खाता रहता है उसके अद्वियात में इजाफा होता रहता है, पुरानी दवाएं काम करना छोड़ देती हैं, लास्ट में वो इंसुलिन पे आता है। और इंसुलिन से बढ़ के कोई दवा नहीं है कायनात में फ़िलहाल अंग्रेज़ी अद्वियात तहकीक के अंदर। मगर मैं ये कहता हूँ, रिकॉर्डेड बात है, आप यहाँ पे कॉल करें और हमें फीडबैक दें, वेरी फर्स्ट डे हम इंसुलिन छुड़वा देते हैं। अच्छा। जबकि इंसुलिन से बढ़ के कोई दवा नहीं है पूरी दुनिया में इस वक्त जदीद साइंसी तहकीक के मुताबिक। मगर हम वही 2500 साल पुरानी तिब की बात कर रहे हैं, उसी तिब की बात करें जो 1,24,000 पैगम्बरान इस्लाम की सुन्नत है, उसी तिब की बात करें इसका कुरान हदीस में बार बार जिक्र है, उसी तिब की बात करें कि हकीम लुकमान ने जब अल्लाह जी ने पूछा कि आप हकीम बनना चाहोगे या नबी बनना चाहोगे, तो आपने कहा मैं हकीम बनना चाहूँगा, मैं तबीब बनना चाहूँगा। तो उस तिब के मुताबिक आज पहले दिन हम इंसुलिन अंग्रेज़ी अद्वियात बंद करा देते हैं और मरीज़ की शुगर कंट्रोल हो जाती है। ठीक है। अच्छा मुझे बताइएगा, अगर हम इतनी ज़्यादा डायबिटीज़ के लिए, शुगर के लिए इतनी मेडिसिन, अगर हमें 15 साल पुरानी शुगर है और हम 15 साल अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ लेते हैं, फिर एक वो दवाई ये भी देते हैं कि खून पतला करने वाली, 1000 पैकेज बना हुआ होता है उनका, मुझे भी पता है, तो वो हमें हमारे और अंदर की किस किस चीज़ को डैमेज करता है और किन किन बीमारियों का होने का ख़तरा होता है और हो भी जाती है? खून पतला करने के अमल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्लेटलेट्स की। अब देखें, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ जहाँ पे अननेचुरल, गैर कुदरती, गैर फितरी तरीके से आप कोई भी बॉडी में ऐड करेंगे उसका रिएक्शन आएगा जी। अब आप जो भी इस तरह की मेडिसिन लेते हैं, खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट हो जाता है, गर्मी की वजह से ब्लडिंग हो जाती है, तो किसी मेडिसिन की वजह से साइड इफेक्ट हो तो ब्लड फिर रुकता नहीं है, क्योंकि ये मेडिसिन आपके ब्लड वॉल्यूम के अंदर प्लेटलेट्स को कम कर देती हैं या ख़त्म कर देती हैं। तो ये गैर फितरी, गैर कुदरती अमल है। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल के लिए भी लोग थ्रोम्बोल्स के लिए उसको किल करने के लिए भी मेडिसिन देते हैं, वो उसका काम भी यही है। अब इस तरह की अद्वियात नुकसान पहुंचाती हैं, जबकि जब हम हर्बल पे आते हैं, हर्बल मेडिसिन असल में मेडिसिन डायरेक्ट ऐड नहीं करती किसी भी डिजीज़ को किल करने के लिए। वो क्या करती हैं कि अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म में 6 बड़ी और छोटी लातादाद फैक्ट्री बनाई है मेडिसिन बनाने की। आपके हार्मोन्स, एंजाइम रिलीज होते हैं, केमिकल रिलीज होते हैं बॉडी के अंदर। अब वो फैक्ट्री आपकी डैमेज हो जाती है, वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से आप क्या करते हैं, हम फिर हर्बलिस्ट जो है इस तरह की मेडिसिन देते हैं कि वो फैक्ट्री रन करे, ना कि हम अपनी मेडिसिन बॉडी में डालें और कोई गैर फितरी, गैर तरीका, जो गैर फितरी, गैर कुदरती तरीका इस्तेमाल करें। हम क्यों ना इस फैक्ट्री को अपने पैरों पे खड़ा कर दें, जो कि इंसुलिन रिलीज़ करे, ग्लूकोजीन रिलीज़ करे, आपके आंसू हैं, खुशी गम के आपके हार्मोन्स हैं बॉडी के अंदर, हंसने रोने के, आपका एक्ट है तो पूरा हर एक चीज़ है बॉडी के अंदर, तो वो क्यों ना वो फैक्ट्री को ऑन कर दिया जाए, तो बाहर से मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है। अच्छा हम हेयर फॉल की तरफ आते हैं या शुगर के हवाले से अगर आपने कुछ और भी बात करनी है तो, वरना फिर हम इस तरफ आते हैं आज, क्योंकि हमारे 2 टॉपिक हैं। कुछ कहना चाहिए? बस शुगर के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि हर घर में शुगर का मर्ज बढ़ रहा है। शुगर का मर्ज बढ़ने की मेरे नज़दीक, मेरी तहकीक के मुताबिक कुछ 4-5 वजूहत हैं। सबसे पहली वजूहत तो जो डीएनए आप अपने वालिदैन से लेकर आते हैं अपनी फैमिली से, तो उसको तो आप रोक ही नहीं सकते, नहीं रोक सकते। दूसरा जो इशू है वो आपके जो ये डाइट्स हैं जिसमें गंदम, चीनी, चावल, आलू, फिर ये फास्ट फूड, फार्म की चिकन, गाय का गोश्त, भैंस का दूध, ये बहुत बड़ी वजूहत है, ना सिर्फ डायबिटीज़ के लिए बल्कि ये कैंसर तक की तरफ ले जाती है। गंदम सुन्नत नहीं है, जौ सुन्नत है, जौ का दलिया खाए, जौ की रोटी खाए, चीनी की जगह स्टीविया प्लांट आ गया है, वरना गुड़ आप यूज़ कर सकते हैं, बेरी का शहद यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप जो है वो चावल सख्ती से बंद करें, चावल में खुश्की होती है और चावल आपके लबलबे के
जो पेनक्रियाज के जो इंसुलिन रिलीज करने का एक अमल है उसको खुश्क कर देता है, तो उसकी वजह से भी डायबिटीज़ होती है। और फिर आप एक और सबसे बड़ी वजह कि आपकी एक्सरसाइज नहीं होती। अब आप यकीन करें कि मेरे वालिदैन दोनों डायबिटीज़ थे। अच्छा। मेरी वालदा अब नहीं रही, वालिद अल्हम्दुलिल्लाह हयात है, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी सेहत बिलखैर दे। अब वो डायबिटीज़ है तो मैं अभी से चीनी पे एहतियात करता हूँ, मैं चावल पे एहतियात करता हूँ, गंदम क्योंकि घर में हमारी रूटीन ऐसी हैं तो बड़ी मैं कोशिश करता हूँ, मगर उस तरह से अमल नहीं हो पाता। मगर घर वालों को कहता हूँ कि गंदम भी बंद करें, आप जो स्टार्ट करें, फिर ये आलू और चावल का बेदरक इस्तेमाल भी बंद करें। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर है। जान है तो जहान है, बिल्कुल ऐसा ही और है। फिर अल्लाह ताला ने ये इंसानी जिस्म में जो हमें रूह दी है एक अमानत के तौर पे, इसको हमने सिर्फ ऐसे नहीं कि मैंने अपने ज़िंदा रहने के लिए या अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए सब करना है। अल्लाह जी की इस अमानत का भी आपने ख्याल रखना है, इसमें ख़यानत नहीं करनी। और अल्लाह करे कि हमारी जान खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इस्तेमाल हो, हमारे हाथ पाँव, हमारे नाक कान, हमारी ज़बान, कि हम खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में काम करें, अच्छे काम करें, वालिदैन की खिदमत करें, औलाद की खिदमत करें। तो ये तमाम चीज़ें हैं, तो उसके लिए हमें डाइट कंट्रोल करनी पड़ेगी। बिल्कुल। अच्छा, अब हम लेंगे ब्रेक और ब्रेक से वापस आते हैं, फिर यहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी नाज़रीन, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद अनीशा। अच्छा, हमने अपनी तरफ से डायबिटीज़ पे जितने भी सवाल होने चाहिए थे मेन वो मैंने कर दिए, और इन्होंने भी बता दिया, डाइट के बारे में भी बता दिया, ये भी बता दिया कि ये चीज़ें खाने से हम शुगर के मरीज़ हो सकते हैं। इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से अगर बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते तो कम तो कर सकते हैं ना हम लोग। तो ये सारी चीज़ें हमने बेसिक आपको बता दी हैं। अब ज़रा हम हेयर फॉल की तरफ आते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि डायबिटीज़ पेशेंट के भी हेयर फॉल होता है? क्योंकि ये मेरे लिए नई बात है, मुझे इसका नहीं पता था कि वाकई डायबिटीज़ पेशेंट के हेयर फॉल होता है। देखिए, इसकी केमिस्ट्री समझनी होगी है। होता ये है कि डायबिटिक पेशेंट जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज एक तेज़ाब की तरह काम करता है अगर इंसुलिन की उसकी बाइंडिंग ना हो। अब ग्लूकोज आप ले रहे हैं अपने फूड के अंदर और ग्लूकोज लेवल आपकी बॉडी में बढ़ रहा है, तो वो मिसाल के तौर पे आप किसी जख्म पे चीनी बांध दें, चीनी रख के उसकी बैंडेज कर दें, वो ज़िंदगी भर वो ज़ख्म ठीक नहीं होगा, क्योंकि वहाँ ग्लूकोज लेवल की मिकदार बढ़ गई है। ग्लूकोज का मतलब ये होता है कि उस चीज़ को एनर्जी देना। फॉर एग्जांपल कि कोई ज़ख्म है तो वो ज़ख्म को ही एनर्जी देता रहेगा कि ज़ख्म बढ़ जाए। अब जब इंसुलिन बाइंडिंग होगी तो पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड उस सूरत में होगी कि सिर्फ गुड एनर्जी प्रोवाइड होगी, कि फिर वो फैसला करेगा कि आया उसी फिर इंसुलिन के बढ़ने से वो ज़ख्म जल्दी ठीक हो जाएगा। डायबिटिक पेशेंट का ज़ख्म ठीक नहीं होता, गैंग्रेन ठीक नहीं होता, प्राइवेट फूड ठीक नहीं होता, हाथ पांव काटने पड़ते हैं। जबकि अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से भी ये बात ऐड करूँ, कोई भी पेशेंट है जिसको डॉक्टर ने कहा हो आपके हाथ पांव कटेंगे, उंगलियां कटेंगी, ये कटेगा, वो कटेगा, आ जाए, 1 महीने का वक्त दें और जिस दिन आए उस दिन तस्वीर ले लें। 1 हफ्ते 15 दिन में दोनों तस्वीर, जो करंट तस्वीर ले लें, दोनों में आपको फ़र्क वाज़े नज़र आ जाएगा। हाथ पाँव और उंगलियां कटने से बच जाएंगे आप। हाँ, क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि अगर पैर में किसी जूती से, शूज से हल्का सा जख्म लगा तो वो ठीक नहीं हुआ, वो बढ़ गया और फिर वो एंड इस तक आ गया कि वो आपने पैर काटना है। वजह ये है कि ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है ना बॉडी के अंदर, और आप आर्टिफिशियल इंसुलिन दे रहे हैं। आर्टिफिशियल इंसुलिन से वो जख्म ठीक नहीं होगा। 4th जनरेशन की एंटीबायोटिक दिन में 3 दफा दे रहे होते हैं, पेशेंट का बेड़ा गर्क हो रहा होता है, तमाम किस्म की ताकत उसकी खत्म हो जाती है। मगर अल्लाह रहम करे हमारे डॉक्टर हजरात पे। बहरहाल, तो अब मैं सवाल की तरफ वापस आता हूँ। तो ये एक मैंने आपको एग्जांपल कोट की, इसी तरह पूरी बॉडी के अंदर एनर्जेटिक, जो नेचुरल एनर्जेटिक लेवल है वो कम हो जाता है। वो कम होने की वजह से ना सिर्फ हेयर फॉल होता है, वो आपका पूरा बॉडी का हर पार्ट, हर टिश्यू डैमेज होना शुरू हो जाता है। आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका न्यूरोट्रांसमीटर्स का सारा सिस्टम, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये तमाम चीज़ें डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत गिर जाती है। तो ये डायबिटिक के अंदर तो हर चीज़ होती है, दांत भी ख़राब हो जाते हैं,
आपके नेल्स भी खराब हो जाते हैं, हर चीज में प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है कि सब बीमारियां फिर आती हैं, मतलब इतनी वीकनेस हो जाती उसकी है। मेन वजह 7 अंग्रेजी अद्वियात भी है, क्योंकि वो अगर आप डायबिटीज को कंट्रोल करें नेचुरल तरीके से जैसे हम करते हैं, फिर तो ये बीमारियां नहीं बढ़ेंगी। आप ये देखें ना, डायबिटिक पेशेंट को एक शिकायत ये भी होती है कि पेशाब जो है वो उसके कुव्वत बर्दाश्त से निकल जाता है। हाँ बिल्कुल। कि पेशाब यूरिन पास हो जाता है उसका और ज्यादा आता है, रात में ज्यादा आता है। तो सबकी वजह जो है वो अंग्रेजी अद्वियात है। आप नेचुरल तरीके से शुगर को कंट्रोल करें, आप 10 बीमारियों से बचें। ठीक है। अच्छा, हम थोड़ा सा हेयर फॉल की तरफ भी आएंगे, पर साथ साथ मैं ये भी पूछूंगी कि आजकल जिस तरह से बहुत कम उम्र में बच्चों को भी बाल सफ़ेद हो रहे हैं, या जवान हो के भी बहुत जल्दी आपके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, इसके लिए मुझे बताइएगा कि कोई आपका ऑयल या कोई ट्रीटमेंट ऐसा है कि जिन लोगों के बाल सफ़ेद और वो बहुत ज़्यादा परेशान है, या जिन बच्चों की अभी उम्र नहीं है और उनके भी सफ़ेद हो रहे हैं, तो उनके लिए भी कोई ऐसा ऑयल या कोई ऐसी दवाई या कुछ ऐसा इलाज है आपके पास? देखिए, हेयर फॉल के अंदर हमारे पास 2 किस्म के मरीज ज्यादा आते हैं। एक मरीज तो वो आता है कि जो कहता है कि मेरे बाल जल्दी सफेद हो गए। एक मरीज वो आता है जो हेयर फॉल की कंप्लेन करता है। अब दोनों का इलाज तकरीबन, हम अलग अलग इलाज है मगर सेम पीरियड है कि महीने के अंदर रिजल्ट आ जाता है। तो अगर उम्र आपकी कोई 50 प्लस नहीं हुई है तो फिर तो वो जो है आपके ब्लैक, अगर आपने कभी कोई किसी भी किस्म का खिजाब, कोई केमिकल, कोई काला कोला नहीं लगाया, तो फिर तो आप जो है वो कवर हो जाते हैं कि आपके बाल कुदरती काले हो जाते हैं जो हम ऑयल देते हैं उससे। ठीक है। दूसरा, हेयर फॉल के लिए एक अलग ट्रीटमेंट होता है, तो उसका भी हम महीने का टाइम देते हैं। और हेयर फॉल किसी भी उम्र में हो, इवन के 60 साल की उम्र में क्यों ना हो, वो रिकवर हो जाता है। और अगर हेयर फॉल किसी डायबिटिक पेशेंट को हुआ है और वो सिर्फ आपके पास हेयर फॉल के लिए आया है, डायबिटीज के इलाज के लिए नहीं आया, तो फिर किस तरह से कवर करते हैं? देखिए, उसका तो फिर तरीकेकार इसी तरह है कि जिस तरह एक बाल सफेद वाला मरीज नजले के साथ आता है या उसको आसाबी बीमारियां कुछ हो रही हैं, तो हम पहले उसका ट्रीटमेंट करेंगे। यही तो एक वजह है कि जो असल तबीब है, जो मिजाज को समझता है, आपने उससे ट्रीटमेंट कराना है। जब आप उससे ट्रीटमेंट कराएंगे मिजाज को समझते हुए, तो फिर आपको यकीन करें उस मर्ज के जड़ से बच जाएंगे। क्योंकि हमारे और एलोपैथिक तरीका इलाज में यही फर्क है। वहाँ तो सर दर्द की एक ही गोली है जो आपको पान के केबिन से भी मिल जाती है, मगर हमारे पास सर दर्द की भी 100 से ज्यादा अद्वियात है। हम 4 मिजाज को देख के चलते हैं कि किस मिजाज के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रहा है। इसकी मैं एग्जाम्पल टॉपिक से हट के दे रहा हूँ कि ओबेसिटी है। अब ओबेसिटी हमारे नजदीक 3 किस्म की है। अगर पेट नीचे से लटका हुआ है तो ये आसाबी है। पेट साइडों से बाहर आ रहा है तो ये गुद्दी है, सफरावी है। अगर पेट चेस्ट के नीचे से उभरा हुआ है यहाँ से, तो ये उजलाती है, सौदावी है। मस्कुलर जहर बढ़ा हुआ है, बवासीरी जहर बढ़ा हुआ है पेशेंट का। तो ओबेसिटी को भी हम 3 हिस्सों में बाइफरकेट करते हैं। तो उसका ट्रीटमेंट भी इसी तरह से 6 फिर मिजाजों से मजीद कर लेते हैं। क्या यह मिजाज जो है वो आसाबी गुद्दी है, गुद्दी आसाबी है, उजलाती आसाबी है, आसाबी उजलाती है, या उजलाती गुद्दी है, गुद्दी उजलाती है। अब ये 6 मिजाज है और ये साइंस केमिस्ट्री जिस तबीब को आ गई वो यकीन करें कि आपका इलाज कर देगा। अच्छा, क्या बात है। वैसे मैंने तो नाम ही पहली बार सुने और बहुत कुछ मतलब बहुत सारी चीजें नई सुनने को मिलती हैं और उससे सीखने को भी मिलता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ठीक है, अच्छा, जिन लोगों ने कभी कोई कलर किया, जैसे हम लोग तो बहुत ज्यादा फैशन कलर करते हैं, तो हमें तो बड़े केमिकल लगे हुए होते हैं और हमारे अगर बाल सफेद हो गए तो मतलब वो फिर ऑयल हम पे काम नहीं करेगा, क्योंकि हम लोगों के तो बहुत सारे जो है ना केमिकल लगे हुए हैं। आपको काला करने के लिए तो वो काम एक हद तक करेगा, मगर अगर आपको छोड़ना पड़ेगा केमिकल्स को, क्योंकि वो बाल की असल रंगत और ताकत खराब कर देते हैं केमिकल्स। हेयर फॉल के लिए आपने कुछ भी इस्तेमाल किया है, इंशाल्लाह 15 डेज में रिजल्ट आ जाता है। हमारे यूट्यूब चैनल पर मरीजों की तमाम चीज़ें मौजूद हैं, इंटरव्यूज मौजूद हैं, बाकायदा हमने वीडियोस बनाई हुई हैं कि 10 से 15 दिन में रोआ आना शुरू हो जाता है, चाहे गंजपन 20 साल पुराना क्यों ना। अच्छा, मुझे बताइएगा, बाज़ लोगों का अक्सर हम लोगों ने देखा है कि सर में अजीब सा ऐसे स्पॉट सा बना हुआ होता है और वहाँ से बाल उड़े हुए होते हैं। ये किस तरह की बालों मतलब सर पे बीमारी होती है जिसकी वजह से बाल उड़ जाते हैं? मैंने अक्सर कुछ लोगों को देखा है ऐसा कि उनके ना ऐसे गोल सा स्पॉट बना हुआ होता है और वहाँ बाल नहीं होते।
इस देख, तरह की चीजें इसके मैंने अंदर- बहुत सारे, मतलब सिर्फ सर पे नहीं, मैंने कुछ लोगों के दाढ़ी में भी देखे, इस तरह से देखे हैं। तो देखिए ये एक हेयर फॉल की एक अलग किस्म है, जिसको हम हेयर फॉल नहीं कहेंगे, इसको हम ये कहेंगे एलोपेशिया। अब एलोपेशिया के अंदर होता ये है कि एक कीड़ा होता है जो कि आपके जो बाल ग्रोइंग सेल्स होते हैं उनको वो डैमेज कर देता है। अच्छा। तो वो फिर कुछ स्पॉट होते हैं वहाँ पे वो गोल दायरा बन जाता है, जैसे आप बता रही हैं, सर में या चेहरे पे या भवों पे भी, मूँछों पे भी, और जिस्म के दीगर हिस्से में भी होता है कि वहाँ से बाल गायब हो जाते हैं। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाता है जब मरीज तशरीफ़ लाते हैं तो इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक है। मतलब कोई भी इस तरह की बीमारी हो जो हेयर फॉल कर रही है, उसका इलाज मौजूद है। हाँ, थोड़ा सा मुख्तलिफ ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ वो हेयर फॉल नहीं होगा, वो कोई ना कोई बीमारी होगी, उसको भी ख़त्म करना होगा और उसके साथ साथ होगा। अच्छा, ये आपको ऑयल कितने महीने बाद प्रॉपर रिज़ल्ट देता है? जैसे अगर मुझे अगर ऑयल लगाना है तो मुझे अपने बाल घने करने हैं, शाइनी करने हैं, मतलब मुझे लंबे बाल नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे लंबे बाल पसंद ही नहीं है। छोटे हों पर घने हों, शाइनी हो, खूबसूरत लगे, तो उसके लिए कितने महीने का टाइम? देखिए ये 1 महीना बहुत होता है। हम वैसे तो मरीजों को 2 से 3 माह का एहतियातन वक्त देते हैं, क्योंकि हर मरीज का कुदरती तौर पे हमारा रिजल्ट आता है, तो उसमें जो बॉडी रिएक्ट करती है तो उसमें हम एहतियातन 2 से 3 माह का टाइम देते हैं ताकि इज्जत रह जाए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह 80 to 90% मरीजों को महीने में रिजल्ट आ जाता है, और 50% मरीज ऐसे होते हैं जिनको वेरी 15 डेज, जो वेरी फर्स्ट 15 डेज होते हैं उनमें रिजल्ट आ जाता है, कि उसमें घने भी होते हैं बाल, मोटा भी होता है, अच्छा भी होता है, लंबा भी होता है, मजबूत भी होता है, और वेरी फर्स्ट वीक के अंदर आपके बाल गिरना बंद हो जाते हैं। अच्छा। अच्छा, ये इसमें कोई आप सिर्फ ऑयल देते हैं या साथ कोई मेडिसिन भी देते हैं, या सिर्फ ऑयल का ये कमाल है? पहले तो तकरीबन मैं 7-8 किस्म की मेडिसिन दिया करता था साथ, मगर क्योंकि मेरा एक तरीक़ेकार है कि मैं अपनी दवाओं के अंदर जिद्दत लाता रहता हूँ, जिस पे कमांड हासिल होती है, फिर भी उसको और बेहतर करने के लिए और रिजल्ट फास्ट करने के लिए और विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट करने के लिए। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एक ऑयल देते हैं हम, उसी में हमारी तमाम चीज़ें मिली हुई हैं, और वो ऑयल भी हम सफ़ूफ की शक्ल में देते हैं कि आप जाएं अरंड के तेल में इसको पका लें 15 मिनट और लगाएं। अच्छा, मतलब तो उसको ये एक ऐसा जदीद कौन से ऑयल में? तरीके, अरंड का तेल, कैस्टर ऑयल इसको कहते हैं, हाँ। उसके तेल के अंदर आप जाएं, जाके पकाएं और आप इस्तेमाल करें। मतलब जब लगाना हो तब क्योंकि पकाएं हमारे या एक ही दफ़ा पका लें? एक ही दफ़ा पका के रख लें, हम भी पका के रख सकते हैं, मगर इसमें होता ये कि हमारी अद्वियात पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में जाती है, तो कुरियर के अंदर लिक्विड जाने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो उसमें फिर हम ड्राई भी भेज देते हैं कि मरीज़ जो है वो पका के लगा लें। तो ये हमने एक जिद्दत लेकर आए हैं हेयर फॉल के ट्रीटमेंट के अंदर कि हम बाकायदा सफ़ूफ देते हैं, इसको आपने पका लेना है और लगा लेना है। अच्छा, ये जो एक आप देते हो वो कितने ऑयल में बन सकता है, क्या क्वांटिटी नहीं, वो होती है? आपको महीने का देते हैं ना, बता महीने देते में? हैं कि भाई ये महीने का एक पाव के अंदर आपने इसको पका लेना है और पूरे महीने रात को आपने यूज़ कर लेना है। अपनी पोरों से जो है वो आपने मसाज करना है। देखें कभी भी जिसको भी हेयर फॉल हो, मैं एक टिप दे देता हूँ इन्हीं के प्लेटफॉर्म पे, इनके मॉर्निंग शो के, आपने कभी भी ना ये जो मालिश स्टाइल से मालिश करते हैं ना, इस तरह कभी हेयर ऑयल नहीं लगाना। आपने उंगलियों की पोरों से, ये जो पोरे होती हैं, इससे बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता मसाज करना है। और हमारा जो हेयर फॉल का ऑयल है उसके अंदर हम ये कहते हैं कि आपने वो लगाने के बाद आपने थैली से इसको पूरा कवर कर लेना है, प्लास्टिक की शॉपिंग बैग से, कि हवा ना लगे, और उसके ऊपर सर्दियों वाली कैप पहन लेनी ताकि वो और हवा ना लगे, और ये आधा घंटा 1 घंटा आप कर लें और आप यकीन करें कि आप सेट हो जाते हैं इंशाल्लाह। अच्छा। अच्छा, ये वजह क्या है, मतलब कि हवा ना लगे, उसकी कोई वजह, कोई लॉजिक अगर आप देना चाहें? वैसे अपनी टिप्स देनी नहीं चाहिए। नहीं इसमें बता देते हैं। और हो सकता है कोई मेरी तरह सोच का हो कि क्या वजह है, क्यों ऐसे कहा जाता है, क्योंकि हम कलर के लिए भी अक्सर कहते हैं कि जब आप हेयर कलर लगाएं तो थोड़ा उसको कवर कर लें, अच्छा कलर आता है। वो तो देखें सुखाने के लिए करते हैं ना, सीमेंट आप लगाते हैं तो आप सुखाते हैं, कोई भी कलर लगाते हैं तो सुखाते हैं, तो कलर की तो एक सीधी सी साइंस होती है कि आपने सुखाना होता है। मगर हमने क्या करना होता है कि जो आपने पोरों के अंदर, जड़ों के अंदर ऑयल लगाया है, अब वो हवा से, डस्ट से उसका असरात ज़ाइल होने के अंदेशे होते हैं, जल्दी खुश्क होने का अंदेशा होता है, तो वो 30 मिनट्स टू 60 मिनट्स अपना काम जब वो बिल्कुल पैक रहता है तो आपके जो हेयर ग्रोइंग सेल्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है, वहाँ तक वो ऑयल पहुँचता है, उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो बड़ी जल्दी रिजल्ट आ जाता है। अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ऐसा तो नहीं है कि आपका ऑयल लगाने से बड़े खूबसूरत बाल हो जाए, शाइनी भी हो जाए, घने भी हो जाएं, लंबे भी हो जाएं, गिरना भी बंद हो जाए, सब कुछ हो जाए, पर छोड़ते ही फिर दोबारा तो ऐसा नहीं है कि फिर दोबारा
ये वाला प्रॉब्लम शुरू हो जाए। मतलब हो सकता है कि किसी जहन में किसी के ये भी आए कि चलो जब तक लगाते रहेंगे ठीक रहेगा, और जब छोड़ दिया तब क्या होगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता इंशाल्लाह। आप क्योंकि हम मैंने आपको बताया कि हमारा लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है, हमारा ओरिजिनल हर्बल ट्रीटमेंट है, जो कि नेचुरल और कुदरत से मैच होके जो एक्शन प्लान है उस पर वो एक्ट करता है। अब ये तरीक़ेकार नहीं है कि आर्टिफिशियल तरीके से 1 दिन में या 2 दिन में या 3 दिन में, अगर ऐसा होता तो वेरी फर्स्ट डे उसका रिजल्ट आता, मगर 15 डेज से 1 वीक के बाद रिजल्ट आना शुरू होता है। सेल्स जो हैं वो जान पकड़ना शुरू करते हैं, उनमें नई ज़िंदगी अल्लाह ताला डालते हैं और वो एक कुदरती अमल है जो होता है, फिर आप नॉर्मल हो जाते हैं। फिर आपने केयर करनी होती है, आप आर्टिफिशियल शैम्पू यूज़ करेंगे, आप ये तेज़ाबी साबुन यूज़ करेंगे, तो उससे फिर बॉडी को रिएक्ट होता है। हाँ, अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से ये ऑयल है ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर कोई चाहे कि नहीं ठीक है, अच्छा 1 महीने तो हमने रूटीन में रोज़ जिस तरह आपने बताया कि इस तरह से इसको लगाना है और इस तरह से, फिर हम लोग चाहें कि इसको कंटिन्यू रखें पर रोज़ नहीं, जैसे हफ्ते में 1 बार हम लोग ऑयल लगाते हैं या 2 बार लगाते हैं, नहाने से पहले लगा लिया या रात को लगा लिया, तो इस तरह से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह हम दूसरे ऑयल, हमारा एक रूटीन है ना कि हमने नहाने से पहले ऑयल लगाना है, तो इस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं? असल में क्योंकि ये नेचुरल है और अक्सर मरीज जब फ़ायदा उठा लेते हैं तो वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये हमें इस तरह से दें कि हम अपनी पूरी फैमिली को लगाएं और हम दूसरे तीसरे दिन लगाएं, तो लेते हैं लोग, लगाते हैं, क्योंकि केमिकली इसका कोई अननेचुरल कोई एक्ट नहीं है, इसकी वजह से इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो आप लगा सकते हैं, उसमें मज़ीद बेहतरी रहती है फिर लॉन्ग टर्म। अच्छा ये बताइएगा, ये ऑयल कितने अरसे पहले आपने इजाद किया? अब जरा इस तरफ भी आ जाए ना, ये कितने अरसे पहले की मेहनत है, फिर यकीनन उसमें आपने अलग अलग कुछ नया भी लेके आए होंगे वक्त के साथ और इसको एडवांस किया होगा, पर स्टार्ट कितने अरसे पहले इस ऑयल को फर्स्ट टाइम आपने बनाया? ये जो अभी इस वक्त हमारे पास ऑयल मौजूद है तकरीबन 1 साल से हम यूज़ कर रहे हैं, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पुरानी जो प्रोडक्ट्स थी उसके भी आप देखें आज से 2-3 साल पुराने, 4-5 साल पुराने भी इंटरव्यूज़ हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट पे मौजूद है कि मरीज़ों को फ़ायदा हो रहा था, मगर उसमें 3 महीने लग रहे थे, 2-2.5 महीने लग रहे थे। आज का मरीज़ क्योंकि आर्टिफिशियल लाइफ का और ये फौरी रिजल्ट का ऐसा आदी हो गया है कि वो चाहता है कि इंजेक्शन लगे, गोली खाऊं और मैं ठीक हो जाऊं, तो उसके वक्ती फ़ायदे तो होते हैं मगर लॉन्ग टर्म नुकसानात होते हैं। तो बहरहाल हम इतनी जिद्दत पे तो नहीं आ सकते, हम जहर तो मरीज़ को नहीं दे सकते, तो उन साइड इफ़ेक्ट से बचते हुए जल्द से जल्द रिज़ल्ट और कम से कम अद्वियात, ये हमारे टारगेट्स होते हैं। उसमें भी जिद्दत लाते हुए तकरीबन 1-1.25 साल हुआ है कि हम इस ऑयल पे काम करें, और उसका नाम भी मैंने बड़ा टेक्निकल रखा हुआ है कि आम मरीजों को तो याद करना मुश्किल है, तो उनको तो हम हेयर ऑयल ही कहते हैं, मगर हम अपने इसको दवा को बनाने में हमारा स्टाफ और घर वाले और मेरे बेगम बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह सब दवाओं की तैयारी में लगे होते हैं, क्योंकि दवाएं तैयार करना बहुत मुश्किल है, देना बहुत आसान है। तो जब दवा आप खुद तैयार करते हैं, क्योंकि हम किसी भी इवन के हर्बल ब्रांडेड मेडिसिन जितनी भी मार्केट में अवेलेबल है मैं उनको भी नहीं मानता, क्योंकि उनमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई केमिकल उस दवा को ज़िंदा रखने के लिए, पैक रखने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए डाला जाता है। तो हम ताज़ी अद्वियात बना के ताज़ी देने के कायल हैं, उसके रिजल्ट भी अमेजिंग होते हैं, विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो ये तकरीबन 1-1.25 साल से हम इस पर काम कर रहे हैं और इसका नाम हमने रखा हुआ है N54H। तो ये क्योंकि ये एक हमारा कोड वर्ड है N54H। ये कोई आपका? हाँ, ये क्योंकि हम किसी भी मेडिसिन का नाम रखते हैं तो उसकी जो फॉर्मुलेशन होती है, जो उसमें आप जड़ी बूटियाँ डल रही हैं, तो उसको देखते हुए फिर हम उसका कोड वर्ड एक रख देते हैं। अच्छा ठीक है। वो फिर जाहिर सी बात है कि औलादों में भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे हैं, तो वाइफ भी हैं, वो भी तबीबा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो आगे भी ये चीज़ें नस्ल ब नस्ल में चाहता हूँ कि कन्वर्ट हो, तो ये कोड के साथ ये फार्मूले सारे इनके पास मौजूद हैं। ठीक है। अच्छा ये जो अभी आपने बात की किसी न किसी दवाई को ज़िंदा रखने के लिए या उसकी उम्र बढ़ाने के लिए, वाकई केमिकल यूज़ होते हैं, हर्बलिस्ट भी करते हैं, हकीम भी, सब करते हैं? बहुत कुछ हो रहा है। अगर मैं कहूँ मतलब अगर हम अंग्रेजी दवाओं से बचते हैं कि इसमें केमिकल यूज़ हो रहे हैं, ये हमारे लिए अच्छे नहीं है और ये और वो, हम इस तरफ आते तो यहाँ भी कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। एक किस्सा सुना देता हूँ मुख्तसरन। तिब्बे यूनानी जो मशहूर हुई, यूनान के अंदर जब वक्त के बादशाह ने लोगों को भटकाना चाहा तो तिब्बे यूनानी के अंदर फेक प्रैक्टिस आई। उस फेक प्रैक्टिस के असरात आज भी हमारी दीवारों पे नजर आते हैं। हाँ।
कि चंद दिनों में ऐसा, चंद दिनों में वैसा, और चंद दिनों में ये मामलात, हाँ और बिल्कुल, वो बड़े मामलात। देखते हैं हम लोग। तो हाँ, ये हाँ। वही तिब यूनानी के सारे वो बद असरात हैं कि जो उस वक्त के बादशाह ने हुक्मरानों को और आवाम को भटकाने के लिए किया कि भाई तुम ये दवा ले लो ऐसा हो जाएगा। और जब से केमिकल और मिस यूज़ शुरू हुआ तिब के अंदर, और तिब यूनानी बदनाम होना शुरू हुई, जो आज गुज़िश्ता 50-60 साल तिब डिक्लाइन पे गई, उसकी वजह ही यही है। ये तो अब लोगों को समझ आने लगी है, जब नाम नहाद मुख्तलिफ वायरसेस और बीमारियां नई नई जदीद, और वो ख़त्म नहीं हो रही, तो अब लोगों में शऊर आ रहा है कि यार ये दवा तो, आप ये देखें डॉक्टर भी मरीज़ है, मरीज़ भी मरीज़ है। अगर डॉक्टर एक हाइपरटेंशन पेशेंट है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, डायबिटिक है, डिस्लिपिडीमिया है, ऑन्कोलॉजी का पेशेंट है, पैरालाइजेशन है, कफ है, थायराइड है, हार्ट का इशू है, दीगर अमराज है, स्किन प्रॉब्लम है, तो वो डॉक्टर भी मरीज ही रहेगा जब तक कब्र में नहीं चला जाता। जी बिल्कुल। तो अब ये शऊर लोगों में आने लगा है कि यार तिब की तरफ आओ, जो 2,500 साल पुराना तरीका इलाज है उसकी तरफ आओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तरफ लोग आ रहे हैं और रिजल्ट गेन कर रहे हैं। अच्छा, ये सिर्फ जड़ी बूटियां या फल और सब्जियों से? मैंने एक जगह पढ़ा था कि पहले दौर में फल और सब्जियों से इलाज होते थे, तो आज मौका मिला तो आपसे पूछ लेती हूँ। इसको ये इलाज, एक जगह मैंने पढ़ा था तो मैंने कहा इस पे थोड़ा सा कंफर्मेशन। इसको इलाज बिल ग़िज़ा कहते हैं। और आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या मैं आपको बताऊं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि आका जी सल्लम सहाबा इकराम के साथ अक्सर दावत पे तशरीफ़ लेके जाते थे, और आप सल्लम ने पसंद भी फरमाया कि दावत दिया करो, मोहब्बत से बुलाया करो, एक दूसरे की तरफ हदिये दिया करो, तोहफे दिया करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। तो आका जी से हम अक्सर जाते थे, तो एक दावत में आप तशरीफ़ फरमा थे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खजूर, जो कि आका जी सल्लम की बेतहाशा हदीस मुबारक मौजूद है खजूर की इफादियत के बारे में, मगर जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खजूर तनावल फरमा रहे थे, तो आका जी सल्लम ने रोक दिया कि आप रुक जाएं, आप ना खाएं, क्योंकि आपकी आँख दुखी हुई है तो आपको तकलीफ बढ़ जाएगी। तो ये इलाज बिल ग़िज़ा है, ये परहेज़ है। हदीस शरीफ के मफ़हूम में है कि परहेज़ दवाओं की माँ है। और हकीम साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो मरीज़ परहेज़ नहीं करता वो अपने तबीब की सारी मेहनत पे पानी फेर देता है। तो ये परहेज़ को ही इलाज बिल ग़िज़ा का नाम दे देते हैं। और इलाज बिल ग़िज़ा के अंदर हम इस तरह से चलते हैं कि मिसाल के तौर पे दूध का मिजाज जो है वो आसाबी है, वो रेशा पैदा करता है। ठीक है। अब जो मिजाज में मिसाल के तौर पर नज़ला, खांसी, बुखार में मरीज चल रहा है, उसको हम दूध बंद करा देते हैं। सही है। इसी तरह एक मरीज़ है, उसको खुश्की के अमराज हैं, उजलाती, मस्कुलर जहर, सोदावी केमिकल, बवासीरी जहर बढ़ा हुआ है बॉडी के अंदर, उसको हम खुश्क चीज़ें बंद कर देते हैं। उसको हम एडवाइस कहते हैं भाई आप खरबूजा खाओ, चीकू खाओ, जितना खा सकते हो, लौकी खाओ, जितना खा सकते हो खाओ। अच्छा। इस तरह सफरावी गुद्दी अमराज के अंदर मरीज़ है, तो उसको जो है हम आसाबी ग़िज़ाएँ देते हैं कि भाई आप दूध पियो, आप केला खाओ। तो ये मैंने कहा ना, तिब इतनी सी है, मगर बहुत वसी है। अल्लाह ताला ने उसके रिजल्ट दिए, बशर्ते कि तबीब ये केमिस्ट्री समझ जाए कि किस दवा का, किस ग़िज़ा का क्या मिजाज है। इवन के आपके ड्रिंक्स इस वक्त मौजूद है मार्केट के अंदर, 3 से 4 कलर की, 5 कलर की, इनके भी अपने अपने मिजाज हैं। जो चीज़ जिस भी केमिकल से बनी उसका एक मिजाज है। तो इमरजेंसी में दवा के तौर पे आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि उसका साइड इफ़ेक्ट है। वो किसी भी कलर में हो, आर्टिफिशियल चीज़ बनी हुई है, इवन के कलर पहनना, रेड कलर का भी एक इफ़ेक्ट है, एक मिजाज है। अब इसी बात पे बात निकली है तो मैं बता रहा हूँ कि अब तो ये बात हम करेंगे गुजरे हुए कल की, कि कल रात, क्योंकि प्रोग्राम आज जो हमारा नशर हो रहा है, कल रात को रात 7:30 बजे और 8:45 बजे ये ऐसे वक्त गुजरे हैं कि जो दुआ और दवा की कबूलियत के लिए का वक्त था। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, अभी अगर हम ब्रेक पे जाएंगे तो फिर एक वक्त निकाल के, और कि आज और कल का कोई वक्त निकल सके तो मैं ज़रूर बताऊंगा। क्योंकि तिब मिजाज के ऊपर चलती है, ये चारों मौसम पे चलती है, ये सूरज का निकलना, ये डूबना, ये सब तिब है। ये सब तिब से ये जो सूरज से जो हम धूप लेते हैं, ये भी एक इलाज है। इसको हम 5 नंबर इलाज कहते हैं तिब की दुनिया के अंदर, कि अगर खुश्की के अमराज में मरीज है या आसाबी अमराज में, तो धूप लेगा उसको फ़ायदा होगा। अगर वो सफरावी अमराज में, तो धूप उसके लिए शदीद नुकसानदेह।
तो ये तिब है, तिब की केमिस्ट्री साइंस मैं तभी भी कहूँगा कि समझना ज़रूरी है, वरना तो इसी तरह कभी हिकमत बदनाम होगी, कभी होम्योपैथ बदनाम होंगे और कभी एलोपैथ। ठीक है। अच्छा जी, हेयर फॉल पे कोई और सवाल, कोई ऐसी बात, कुछ ऐसा कि हमारे अगर हम डायबिटिक पेशेंट भी नहीं है, और फिर हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा होता है ना कि वो ख़ानदानी मिला हुआ होता है, अगर फैमिली में कुछ मर्द हज़रात जो हैं वो शुरू से ही अगर हेयर फॉल का मसला है तो वो ही चला आ रहा है, और कुछ लोगों को कोई बीमारी भी नहीं होती और फैमिली में भी कोई ऐसा नहीं होता और उनको हेयर फॉल होता है और बहुत कम उम्र में होता है। ऐसे हैं बड़े लोग जिनको बड़ी कम उम्र में हेयर फॉल है। आबो हवा ठीक नहीं है, कुछ लोग कैप्स का गैर ज़रूरी इस्तेमाल करते हैं, उससे भी होता है। कोई जो है वो अपने बाल डाई करा रहे होते हैं, बालों के अंदर केमिकल शैम्पू, ये जितने भी शैम्पू मार्केट में अवेलेबल हैं, अब तो हर्बल के नाम से भी बिकना शुरू हो गए, बिल्कुल आगे रेट बढ़ा, मगर वो हर्बल नहीं है, असल रियल हर्बल नहीं है। कि हर्बल के अंदर केमिकल चीज़ है, अगर इसमें केमिकल नहीं डाला जाए, कलर एसेंस नहीं डाला जाए, तो इसका ये कलर ना हो, इसकी ये खुशबू ना हो, इसकी ये रंगत ना हो, तो ये तो सब आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ करने की वजह से, इसका फिर डीएनए से ताल्लुक नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, कुछ कहना चाहते हैं? बस वो आखिरी में एक टिप, अभी मैंने क्योंकि जब आप गुफ्तगू कर रही थी तो हिसाब आज का जो टिप का हिसाब आ रहा है, आज दोपहर 1:09 और रात को 11:27, यानी कि संडे के दिन, संडे बरोज इतवार, आज रात और आज दोपहर 1:09 और रात 11:27। ये दुआ और दवा का बड़ा अहम वक्त है। अगर आप अद्वियात खा रहे हैं तो आप वो अद्वियात खाएं और 2 नवाफिल शुक्राने के पढ़ें और अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करें, जो भी आपके हाजात हैं, जायज़ हाजात हैं, तबीयत के मामलात हैं, या कोई और भी दुआ आप करना चाहें, दुरूद शरीफ की एक तस्बीह पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, छोटा दुरूद है, इसमें ज़बर ज़ेर पेश की गलती से इंसान बच जाता है, कम वक्त में मुकम्मल हो जाता है, ज़्यादा तादाद में कम वक्त में पढ़ लेता है। तो कोशिश ये करें कि 11:20-25 से इबादत का सिलसिला 11:30 तक लाजमी जारी रखें। रमज़ान के वैसे ही औकात हैं, इसके फ़वाइद डबल हो जाते हैं। इस तरह दोपहर में जब आप ज़ोहर की तैयारी करें तो 1:05 से लेकर 1:12-15 तक इसी चीज़ का 2 नवाफिल पढ़ लें, दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ लें, अल्लाह ताला से रो के दुआ करें अपने लिए, अपने ईमान के लिए, हमारे ईमान के लिए, और दुनिया भी मांगे, दीन भी मांगे, आका जी ससम को भी अल्लाह जी से मांगे, अल्लाह जी से अल्लाह को भी मांगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हम लोगों की रूटीन कोई रमज़ान में ऐसी बनी हुई होती है कि हम इबादत की तरफ ज़्यादा होते हैं रमज़ान में, नॉर्मल डेज़ में कम होते हैं। हालांकि हमें नॉर्मल डेज़ में भी इसी तरह इबादत करनी चाहिए, इसी तरह नमाज़ पढ़नी चाहिए, इसी सारे सिस्टम को लेके चलना चाहिए, पर हम शायद रमज़ान में ज़्यादा इस तरफ आते हैं। यानी ये भी सिर्फ अब बातें रह गई हैं हमारी, क्योंकि एक वक्त था, आज से 10-15 साल पहले इस बात में हकीकत थी। अब आप देखें कि 10-15 साल पहले रेस्टोरेंट्स बंद हो जाया करते थे एक माह के लिए। इवन के किसी को अगर तंदूर बनाना है, रोटी बनानी है, यानी वो जो रोटी बनाने का जो तंदूर होता है या रेस्टोरेंट्स के रेनोवेशंस होती हैं, तो वो रमज़ान में हुआ करती थी। मगर अब क्या हो रहा है कि ये रेनोवेशन भी रमज़ान में नहीं हो पाती है, क्योंकि वेरी फर्स्ट डे से आपके रेस्टोरेंट्स वालों ने नए नए पैकेज दे दिए, तो लोग खाने पीने की तरफ ध्यान चला गया। बिल्कुल ऐसे ही सहरी आपकी इफ्तार डील, आपकी सहरी Exactly. डील, फिर वो क्रिकेट नाइट मैच शुरू हो गए, फिर वो शॉपिंग का मामला। पहले ये होता था, हमें याद है, हम कोई 1955 के नहीं है, हाँ बिल्कुल, मगर फिर भी 10-15 साल पहले जब हम 14-15 साल के थे, तो हमारे वालदेन रजब शाबान के अंदर ईद की शॉपिंग करवा दिया करते थे, और रमज़ान में शॉपिंग नहीं हुआ करती थी, सन्नाटा होता था मार्केट्स में। मार्केट दोपहर में 3-4 बजे बंद हो जाया करती थी। मगर अब तो आप देखें ना कि अब शुरू हो गई है मार्केट्स खुलना, और इफ्तार कब हो रही है, सहरी कब हो रही है, दुकानदार रोज़ा नहीं रख रहे। आपके मीडिया के पर्सन भी बहुत सारे, क्योंकि एक्टिविटीज़ ऐसी बढ़ गई हैं। पहले मॉर्निंग शोज़ का और इनका वो रुझान नहीं था, अब आप देखें कि मगरिब में भी प्रोग्राम है, तो फजर में भी। अब इसमें मैं ये नहीं कहता कि मीडिया के जो डिपार्टमेंट्स हैं, मीडिया जो हाउसेस हैं, कि इनका कसूर है। अवाम में एक अजीब किस्म की नई नई ख्वाहिशात पैदा हो गई। तो रमज़ान शरीफ में भी जो इबादत पे आपका जोर था, वो अब टूटता नजर आ रहा है। अब पहले लोग तहज्जुद नहीं छोड़ते थे, रमज़ान की एक अच्छा मौका था। अब तो सहरी नहीं छोड़ते, इफ्तारी नहीं छोड़ते, बाकी सब इबादत छोड़ते। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लेके आए। शो का टाइम ख़त्म हो गया, थैंक यू जी। नाजरीन, हमारे शो का टाइम ख़त्म हो चुका है, अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।